नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेकर देश को खुशखबरी दी। खुशखबरी इस मायने में कि जिस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा था, विपक्ष इसकी क्षमता पर सवाल उठा रहा था, आज उन तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लेकर दे दिए। पीएम ने भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन अपने लिए चुनी और दिल्ली के एम्स में आज वैक्सीन का पहला डोज लिया। ये तस्वीरें आज सुबह से वायरल। प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना वैक्सीन लेने की इन तस्वीरों ने देशवासियों के बीच भी एक बड़ा भरोसा जगाया है और इसीलिए आज हम कह रहे हैं इसे विश्वास की वैक्सीन। तमाम सियासत को एक झटके में खत्म कर दिया। संदेश बिल्कुल सीधा और साफ है कि देश में इस्तेमाल की जा रही कोरोना वैक्सीन 100% सुरक्षित और असरदार है। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि सभी लोग आगे आकर वैक्सीन लगवाएं और देश को कोरोना मुक्त करने में हाथ बटाएं। तो ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स पहुंचकर इस टीम से कोवैक्सीन लगवाया और इसके साथ ही देशवासियों को और विपक्ष के तमाम वो नेता जो सवाल खड़े कर रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब दे दिए। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। I think it's very nice to see sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. It was very nice. Sir also was very comfortable. तो ये तस्वीरें आपने देखी और एम्स की टीम की ये दो नर्सेज इस पूरे प्रोग्राम में शामिल थी और उन्होंने जब बात की तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन का डोज लिया। केरल की रोसम्मा और पुडुचेरी की सिस्टर निवेदा ने पीएम मोदी को वैक्सीन दी थी। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार आ गए हैं इस वक्त और हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर अनूप कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनूप कुमार भी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में यहां पर आपके साथ करना चाहूंगी डॉक्टर अरविंद कुमार। देखिए तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, विश्वास की वैक्सीन हम इसे कह रहे हैं क्योंकि अब जब आम जनता की बारी आई है, 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने लगेंगे और जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं 45 प्लस के लोग, उन्हें भी वैक्सीन मिलने लगेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर ने उन सवालों के कम से कम जवाब दे दिए, उन शक शुबहों को खत्म कर दिया। आज मीनाक्षी जी, पहले तो आपको और दर्शकों को सादर नमस्कार। इन तस्वीरों के हेलो जी सर बोलिए जी, इन तस्वीरों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्च 2020 जब से ये कोरोना का संकट हमारे देश में आया है, एज ए डॉक्टर मैं बहुत कीनली प्रधानमंत्री जी के कार्यों को, उनकी वक्तव्यों को बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूं और मेरा एज ए डॉक्टर ये मानना है कि उन्होंने कहा तो समय पर है ही, बट कहने से ज्यादा उन्होंने अपने एक्शन से बहुत क्लियर सिग्नल्स दिए हैं, बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं पूरे देश को। वो जितनी बार पब्लिक अपीयरेंस में आए वो मास्क लगा के आए। जब भी हमने पीएमओ की मीटिंग्स की पिक्चर्स देखी, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया गया। उसके बाद पूरे विश्व में जब वैक्सीन लगना शुरू हुई, ज्यादातर जगहों पे लीडर्स ने सबसे पहले लगवाई। हमने प्रेसिडेंट बाइडेन की सबकी देखी कि सबसे पहले उन्होंने लगवाई। हमारे यहाँ ये हुआ कि नहीं, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेंगी। उस पर क्रिटिसिज्म जरूर हुआ था लेकिन वो चुप रहे और आज जब बाकी 60 से ऊपर के लोगों को लगना शुरू हुई तो ऐसे टाइम पे कोवैक्सीन, जिसके ऊपर बहुत से लोग सवाल खड़े कर रहे थे, स्वयं चुपचाप यह लगवा करके बिना कुछ बोले उन्होंने अपने सारे क्रिटिक्स को चुप कर दिया और पूरे देश को एक सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया है। और मैं कहता हूं शायद ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारतवर्ष इस अपनी कई सारी नेगेटिव चीजों के बावजूद कोरोना पर जीत के मामले में बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज, मॉडर्न, एडवांस्ड नेशन से कहीं आगे है, जहां की लीडरशिप ने हमेशा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिए थे।
और देखिए डॉक्टर साहब, जैसी बात आप कह रहे हैं ना, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स की टीम को तो कंग्रेचुलेट किया ही, लेकिन ये भी बताया कि अब कम से कम कोरोना के खिलाफ जंग में पूरे विश्वास के साथ पूरे देश को एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कमाल का काम किया है। योग्य लोग भी वैक्सीन लगवाएं और देश को कोरोना मुक्त करें, ये प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट के जरिए संदेश दिया। डॉक्टर पारिक, हमने लेकिन ये देखा कि जब वैक्सीन आई, उनके ट्रायल को लेकर ऑपोजिशन के चाहे लीडर्स थे या अलग अलग सेक्ट से कई ऐसी आवाजें थी जिन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन क्या एक एक्सपर्ट होने के नाते आज इस तस्वीर के बाद वो सारे सवाल खत्म हो जाने चाहिए? जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश आया है आज कि प्रधानमंत्री ने खुद वैक्सीन दिया है, लेकिन सवाल तो रहेंगे ही। सवाल सिर्फ एक उदाहरण से खत्म नहीं होंगे। जिनको सवाल पूछना है वो पूछेंगे, और उसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जिसमें बहुत ही आवाजें आती है और लोगों को जो बोलना है वो बोलते रहेंगे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने खुद वैक्सीन लिया तो एक अच्छा मार्गदर्शन दिया लोगों को और एक अच्छा उदाहरण दिया। बिल्कुल, तो ये अब तस्वीर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है, लेकिन यहां से बड़ा सवाल ये भी कि अब आखिर जो तमाम शक थे, क्या वो यहां से उन पर विराम लगेगा? डॉक्टर अनूप कुमार, मैं कुछ इस वक्त डेटा देख रही थी, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि 10 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स दोबारा टीकाकरण के लिए नहीं पहुंचे। 28 दिन का ये गैप होना था, जिसके बाद सेकेंड डोज के लिए जाना था। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह एज ए एक्सपर्ट आप देखते हैं? और आज जब प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े नेता, जब पहुंच रहे हैं टीका लगवाने के लिए, अगर ये डर है या उत्साह की कमी है तो इन तस्वीरों के बाद वो दूर होगी? बिल्कुल मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बधाई देना चाहूंगा। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये वैक्सीन लगवाई है, वो भी कोवैक्सीन लगवाई, जिसपे सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे। हम खुद कोवैक्सीन दोनों डोज ले चुके हैं और शुरू से ही सभी डॉक्टर्स अपनी तरफ से संदेश देते आए हैं कि ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं जिनके मन में डाउट्स हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी डाउट्स हैं, जो उनको लगता है कि वैक्सीन शायद सेफ नहीं है या एफिकेशियस नहीं है। लेकिन आज के इस कदम से, प्रधानमंत्री जी के इस कदम से वो डाउट्स को खत्म हो जाना चाहिए। ऑलरेडी हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के डाटा अवेलेबल है और जिसमें किसी को कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। ये अपने आप में सारी शंकाओं को खत्म कर देना चाहिए कि ये वैक्सीन 100% जो है सेफ है और इसकी एफिकेसी भी अब हमारे पास डाटा आते जा रहे हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि अब इस आज के कदम के बाद हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हों, चाहे फ्रंट लाइन नॉन मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हों या दूसरे जो अब हाई रिस्क कैटेगरी, उनको कोई डाउट करना चाहिए। सबको आगे आकर अपने वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ है और एफिकेशियस है और हमको आगे जाकर इसको कोरोना के अगेंस्ट अपनी लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं आपको भी यहाँ पर चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। देखिए, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि 10 लाख अगर हेल्थ वर्कर्स दोबारा टर्न अप नहीं हुए डोजेस के लिए, आप क्या इसकी वजह पढ़ पा रहे हैं? सिर्फ विश्वास की कमी या कोई डर था या कोई और वजह? मीनाक्षी जी, इसके कई वजह थे। एक चीज देखी जो मैंने अपने डिपार्टमेंट, मेरे डिपार्टमेंट में करीब 18 लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है। तो हमने ये देखा कि जो यंगर एज ग्रुप वाले लोग थे उनमें कुछ वो 1-2 दिन तक फीवर और थोड़ा बहुत चिल्स वगैरह वो हुए थे। मुझे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था, पहली डोज में भी और दूसरी डोज में भी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक हम लोगों का, मैं अपनी पूरी डॉक्टर कम्युनिटी से अक्रॉस द कंट्री अपील करना चाहूंगा कि आई थिंक ये हम लोगों की ड्यूटी है कि हमारे ग्रुप में जहां जहां जो कोई हेल्थ वर्कर है जिसको पहला टीका लगा है और दूसरे टीके में उसको कोई संकोच है, तो एज डॉक्टर्स ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनसे बात करें, उनके जो भी डाउट्स हैं मन में उनको क्लियर करें और उनको दूसरी डोज लगवाने के लिए प्रोत्साहित करके उनको डोज लगवाएं। कुछ लोग हैं जिनके वो अपने अलग अलग लोगों से बात करते हैं, किसी ने कह दिया कि नहीं पहली बार में बहुत साइड इफेक्ट थे, दूसरी बार में और ज्यादा। कई लोगों को ये मानना है कि दूसरे में और ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। बट आई थिंक एज डॉक्टर्स ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने पैरामेडिकल, अपने साथ के वर्कर्स को बात करके उनके शंकाओं को दूर करके
उनको कन्विंस करके लगवाएं। डॉक्टर अरविंद, एक सवाल मैं यहाँ पर आपके साथ और जोड़ना चाहूंगी। की ये जो इमेज है, ये डॉक्टर अरविंद, बहुत एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि 10 लाख एक बड़ा नंबर है जो लोग दोबारा टीके के लिए नहीं आए, तो ये देरी जो हो चुकी है अब तक, तो अब वो अगला स्टेप उनका क्या हो सकता है? क्या दोबारा टीके के लिए आ सकते हैं या फिर पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू होगा? नहीं, देरी की एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप जो रिजल्ट्स हैं ट्रायल्स के वो देखें तो बल्कि कुछ तो ट्रायल रिजल्ट्स ये थे कि जहां 6 हफ्ते या 8 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज लगी है, कुछ में तो उसमें और बेटर रिस्पांस दिया गया था। तो आई डोंट थिंक कोई देरी हुई है। अगर 4 हफ्ते की जगह 5 हफ्ते हो गया या 6 हफ्ते हो गया तो उसमें उनको और देरी नहीं करनी चाहिए और उनको तुरंत आकर ये टीका लगवाना चाहिए। और आई थिंक प्रधानमंत्री जी की आज की ये जो इमेज है, ये बहुत ही सकारात्मक मैसेज पूरे देश में भेजेगी और मुझे विश्वास है कि ये 10 लाख वर्कर्स अगले 3-4 दिन के अंदर आकर के अपने को वैक्सीनेट करा लेंगे। जी डॉक्टर अनूप, अभी भी सोसाइटी में वैक्सीन को लेकर बहुत से डाउट्स या हम मिथ कह सकते हैं, अफवाहें चल रही हैं। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, सबसे बड़ी अफवाह जिसका आप अभी आज तक के इस मंच से निदान करना चाहेंगे, लोगों को उस अफवाह से मुक्त करना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी अफवाह जो हमारे पास भी आगे कई पेशेंट्स ने पूछा है, उनको लगता है वैक्सीन लगवाने से उनको कोरोना वायरस हो जाएगा। ये सबसे बड़ी उनको एक मिथ है और यही हमने समझाया सभी अपने पेशेंट्स को कि ये जो वैक्सीन है, इसमें डेड वायरस का जेनेटिक मटेरियल यूज किया गया है, इससे किसी भी पेशेंट को कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला डाउट तो लोगों में यही है कि इससे हमें लगाने से कोरोना वायरस हो जाएगा। दूसरा डाउट ये आता है कि इसको लगाने से हमें साइड इफेक्ट्स बहुत होंगे। ये सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन डाउट है। इसका भी हमने कितने शोज में जो है एक्सप्लेन किया है कि साइड इफेक्ट्स का बिल्कुल भी नहीं है। मिनिमल साइड इफेक्ट्स जो किसी वैक्सीन का होता है। आप टेटनस टैक्सॉइड लगाते हैं, उसका भी थोड़ा फीवर आ सकता है, पेन हो सकता है, थोड़ा हेडेक हो सकता है। ये सारे साइड इफेक्ट्स बहुत ही माइल्ड होते हैं। तीसरा सबसे मोस्ट कॉमन जो डाउट आता है कि इसकी कोई एफिकेसी नहीं होगी, इसको लगा भी लेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो इसका भी निदान हो चुका है, क्योंकि अब ट्रायल्स हमारे पास NEJM में, लैंसेट में, पूरे वर्ल्ड के इतनी कंट्रीज में ट्रायल आ चुके हैं और उसमें बताया गया कि एफिकेसी बहुत अच्छी है। तो ये 3 मोस्ट कॉमन है डाउट्स जिसके वजह से कई हेल्थ केयर वर्कर्स लगाने से जो है हेजिटेट करते हैं। और चौथा हम ऐड करना चाहेंगे कि जैसे अभी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बोला कि कुछ लोगों में डाउट है कि क्या हम 4 हफ्ते में लगवाएं, 8 हफ्ते में लगवाएं या 12 हफ्ते में लगवाएं, क्योंकि ट्रायल से कुछ ऐसे भी आ चुके हैं जो कहते हैं कि अगर जितना टाइम के बाद बढ़ाएंगे तो शायद आपकी एफिकेसी बढ़ जाती। बट हम ये संदेश फिर देना चाहते हैं, 4 हफ्ते में ही लगवाएं, क्योंकि हमारे जो इंडिया के ट्रायल्स हैं वो 4 हफ्ते को ही पुष्टि करते हैं। तो आप अभी और किसी और ट्रायल्स के ऊपर ना जाएं, 4 हफ्ते में ही आके अपना वैक्सीन लगवा लीजिए। तो हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है जो आपके सभी डाउट्स को, आपके मन में जिस तरह की भी शक शुबा है उनको दूर करे। और आज की तस्वीर देखिए जो प्रधानमंत्री की है, वो अपने आप में एक बड़ा संदेश देते हुए, और मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग इसे बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। ये उम्मीद लोगों तक पहुंचे, हम भी ऐसा सोचते हैं। देश भर में वैक्सीनेशन का एक और फेज शुरू हो गया है। कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन युद्ध के अगले चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग या फिर अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इसके इंतजाम किए गए हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा तो सरकार एक्शन में आ गई और कोरोना वैक्सीन को आम आदमी तक पहुंचाने की मुहिम को और तेज कर दिया। कोरोना पर फाइनल वार के लिए सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन का प्लान तैयार किया गया, जो पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस अभियान में अब आम लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जा सकेगी और वो भी ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण इस चरण में केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण की अनुमति दी है। यानी 1 मार्च से टीकाकरण के लिए जो केंद्र है वो पूरे देश में उनकी संख्या बढ़ने वाली है। इस अभियान का सीधा मकसद कम समय में अधिक लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाना है और यही वजह है कि सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए अस्पतालों ने भी कमर कस ली। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1 मार्च से यहां पे वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचेंगे। निजी अस्पतालों में आपको बता दें 250 रुपए का शुल्क आपको वैक्सीनेशन के लिए देना होगा, जिसमें 150 रुपए प्रति डोज का एक चार्ज रहेगा और इसके साथ
यहाँ पर 100 रुपए सर्विस चार्ज रहेगा। भोपाल में शुरुआती तौर पे 7 सरकारी अस्पतालों में और 8 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है अगले फेज के लिए। ये नेशनल हॉस्पिटल जो भोपाल में है उसका वैक्सीनेशन रूम है जहां पे इस वैक्सीन को लगाया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के तहत किन किन लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से नियम और शर्तें क्या क्या हैं। दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। 45 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वाले लोग भी टीका लगवा सकेंगे। गंभीर बीमारी की सूची भी सरकार की ओर से जारी कर दी गई। गंभीर बीमारी वालों के लिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने इस सर्टिफिकेट का प्रारूप भी जारी कर दिया है। जिनकी 1 जनवरी 2022 को 60 साल उम्र कंप्लीट हो रही है उन लोगों को देंगे। और दूसरा जो हमारे 45 से 59 वर्ष के जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जो MCI से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर कोमॉर्बिडिटी वाले जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। और तीसरा जो लोग हमारे जो तो हेल्थ केयर वर्कर थे या फ्रंट लाइन वर्कर थे उनका पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, उनको भी हम एक अवसर फिर से दे रहे हैं। जो आएंगे उनका वैक्सीनेशन के साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो कुल मिला के एक ड्राइव हमने इसका कैंपेन भी शुरू किया। हमारा डिपार्टमेंट भी अलर्ट मोड पे है। आम आदमी तक जब तक ये जो क्राइटेरिया भारत सरकार ने तय किया है सूचना भी मिलना जरूरी है, तो उसके लिए भी हम लोग IEC एक्टिविटी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में टीके की कीमत भी तय कर दी है। वैक्सीन की एक डोज के लिए 250 रुपए लिए जाएंगे, जिसमें 1500 रुपए टीके और 100 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर होंगे, जबकि सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जाएगा। We are now entering the new phase of our vaccination drive, as I said, from 1st of March 2021, where we will be targeting all those who are above 60 years of age. देश भर के अस्पतालों में दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई और डॉक्टर भरोसा जता रहे हैं कि इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर उन्हें कोरोना के खतरे से बचाया जाएगा। हम लोग तो कंप्लीट तैयार हैं। आप जैसे देखे होंगे कि वेटिंग एरिया है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन रूम है, वैक्सीनेशन रूम है, ऑब्जर्वेशन एरिया है, ऑब्जर्वेशन रूम है, कोई AEFI जो होता है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो होगा उसके लिए लड़ने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। ऐसा अभी तक कुछ जो वैक्सीनेशन हुआ है बिहार में या कहीं भी इंडिया में हुआ है, कोई ऐसा मेजर इफेक्ट आया नहीं है। टीकाकरण के इस अभियान का फायदा 27 करोड़ लोगों को मिलेगा। 12,000 से ज्यादा सरकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण को रफ्तार देने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन मैक्स, अपोलो और फोर्टिस जैसे कुछ बड़े निजी अस्पताल इस अभियान में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली से आशुतोष, पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ देवंकुर, जयपुर, आज तक। पीएम मोदी ने आज कोवैक्सीन की पहली डोज लेकर देश में वैक्सीन पर छिड़ी सियासत पर आज फुल स्टॉप लगा दिया है। एक बार फिर आपको हम ये तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन दिया गया। केरल और पुडुचेरी की 2 नर्सेज जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्सीनेशन किया और 28 दिन बाद दूसरा डोज अब प्रधानमंत्री को लगेगा। लेकिन इस तस्वीर के आज कई मायने हैं, क्योंकि एक तो आम लोगों के बीच आज से वैक्सीन पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने आज बड़ा संदेश दिया है वैक्सीनेशन के जरिए और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के पैर मजबूत करें। कोवैक्सीन प्रधानमंत्री ने लिया। अभी दो वैक्सीन देश के पास हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो यहां पर विपक्ष के तमाम नेता जो अब तक ये सवाल उठा रहे थे कि क्यों भारत सरकार के बड़े मंत्री और खुद प्रधानमंत्री अब तक वैक्सीन से बच रहे हैं, तो आज उन सभी सवालों पर फुल स्टॉप इस तस्वीर के बाद लग गया है। हालांकि 60 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट में नंबर्स तय किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वो भी इस दायरे में आएंगे। लेकिन विश्वास की वैक्सीन, इसीलिए बार बार इसे कहा जा रहा है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाने के बाद देशवासियों को यह भरोसा दिया है और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब उन्होंने यहां पर दिया है। 28 दिन बाद अब दूसरा डोज
और इसी के साथ अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा कई और नेता, मंत्री, सांसद, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी तस्वीरें आपको आगे दिखाई दे सकती हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त गुड़गांव के मेदांता अस्पताल, जहां पर हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। आशुतोष, आम लोगों के बीच पहुंची है, उम्मीद की और विश्वास की बात हो रही है। पहले तो मेदांता में आप क्या देख रहे हैं, और खबरें इस तरह की आ रही हैं कि गृहमंत्री को भी वैक्सीनेशन के लिए टीम वहां से निकली है? बिल्कुल, गृहमंत्री अमित शाह को भी वैक्सीन दी जाएगी। आज ही प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया, और जितने भी शक सूबे थे भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर के, जब प्रधानमंत्री ने वो वैक्सीन ले ली है, वो टीका ले लिया है, तो इससे बड़ा संकेत और संदेश देश को नहीं हो सकता। फिर भी तमाम दर्शकों के लिए जो ये जानना चाहते हैं, प्रक्रिया समझना चाहते हैं, देखिए कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन वैक्सीन, ये इस तरह के ऐप होंगे, वेबसाइट पर जो लिंक होगा, ऐसे ही में आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ओटीपी आएगी और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज पहला दिन है, कई जगहों से रिपोर्ट आ रही है कि लोगों को ये दिक्कतें हो रही हैं, तो हम आपको बता दें, उन निजी अस्पतालों को जिन्हें इम्पैनल किया गया है, वहां पर जब आप जाएंगे तो इस तरह की वैक्सीनेशन हेल्प डेस्क दिखाई देंगी। ये मेदांता अस्पताल की तस्वीरें हैं गुरुग्राम की, और आप जो देख रहे हैं कि लोगों का आना शुरू हो चुका है। हम जब तक खड़े हैं, निष्ठा, हम चाहेंगे आप थोड़ा सा आगे और हमें ये जानकारी दें कि अब तक कितने लोग इंक्वायरी करने के लिए आ चुके हैं और किस तरह की तैयारियां यहां पर आपने की? अभी तक अबाउट 18-19 लोग जो है हमारे पास आ चुके हैं सुबह से, और वो जानना चाहते हैं वैक्सीनेशन कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो हमारा जो हेल्प डेस्क है ये लोगों की मदद कर रहा है। These people are helping people, getting them to understand who qualifies, when it will be done, how it will be done, all of that. तो ये इंक्वायरी हेल्प डेस्क है। बाकी वैक्सीनेशन हमारे 14 फ्लोर पे होगा। 14th फ्लोर इज डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस ओनली। वहां पर ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया गया है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह की शिकायतें आती हैं तो उनको लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ है। सबसे अहम बात इस होती है मीनाक्षी, बिल्कुल आशुतोष, आप बहुत अहम तस्वीर भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर आशुतोष अभी हमें दे रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह को भी वैक्सीनेशन के लिए मेदांता से टीम निकल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले टीका लगवा चुके हैं, और अब आज ही गृहमंत्री अमित शाह भी टीका लगवाएंगे। मेदांता की डॉक्टर सुशीला गृहमंत्री अमित शाह को टीका लगाएंगी। तो जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और बड़े नेता, मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों की ये तस्वीर आपको आगे दिखाई दे सकती है। मकसद यही कि आम लोगों में टीके को लेकर भरोसा और बढ़े, और जिस तरह के सवाल अब तक लोगों के जहन में थे, कम से कम उन सवालों पर फुल स्टॉप यहां पर लगे। डॉक्टर अरविंद, मैं आपको यहां पर अब चर्चा में आगे लाना चाहूंगी। देखिए, केंद्र सरकार ने टीकाकरण का जो अभियान शुरू किया वो टारगेट से पीछे क्यों है? सवाल ये भी क्योंकि जुलाई अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक 1.5 करोड़ लोगों को भी टीका नहीं लग सका है। क्या आप एज ए मेडिकल एक्सपर्ट इसकी वजह देख रहे हैं? और अब जब प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, बड़े लोग टीके लगवा रहे हैं, तो आपको लगता है लोगों में ये भरोसा और बढ़ेगा और ये टारगेट जिससे हम पीछे लैग कर रहे हैं अभी और आगे बढ़ेंगे? जी मीनाक्षी, इसके कई वजह थे। देखिए, शुरू में लोगों में बहुत एप्रीहेंशंस थे, क्योंकि इसके बारे में मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे निहित कारणों से व्हाट्सएप पे और तरह तरह के माध्यमों से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई थी। लोगों में बहुत एप्रीहेंशंस थे, वो एक कारण था। दूसरा, जो नंबर ऑफ सेंटर्स थे वो थोड़े से सीमित थे, और सप्लाई भी एक शुरू में सीमित थी, क्योंकि भारतवर्ष न केवल अपने देश को ही दे रहा है, बल्कि हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो एक इंटरनेशनल कमिटमेंट और इंटरनेशनल अलायंस के तहत बहुत सारे देशों में भी जा रही है। तो ये कई सारे फैक्टर्स मिल करके जो हमारी प्रक्रिया अपने लक्ष्य से थोड़ा सा पीछे चल रही थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें सबसे बड़ा जो रीजन था वो आई थिंक लोगों का एप्रीहेंशन था, और प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन लगवा के आज सुबह जो क्लियर कट एक जबरदस्त मैसेज पूरे कंट्री में दिया है, मुझे लग रहा है आज से इसमें एक मैसिव उछाल आएगा। उसके साथ साथ आज से बहुत सारे प्राइवेट सेंटर्स भी इसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, और अब हम जैसे कि आप देखेंगे, जब हमारा डायग्नोसिस का RT-PCR का था, शुरू में बड़े चुनिंदा गिने चुने सेंटर्स थे, और धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी को अब इंक्रीज किया गया था। तो ऐसे ही हमारी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी भी आने वाले हफ्तों में कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। लोगों में जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी,
एंड आई एम वेरी श्योर एज ए डॉक्टर कि हम लोग जो ये सेकंड चरण है जिसमें 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का है, इसको जुलाई तक अवश्य पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर पारेख, आपको चर्चा में जोड़ूंगी। देखिए, 6 राज्य इस वक्त ऐसे हैं जहां पर देश के 85% नए मरीज मिल रहे हैं, 85% नए मरीज मिल रहे हैं, और इनमें से 4 राज्यों में दूसरी डोज लगवाने के लिए 20% से भी कम लोग आए। तो ये आंकड़े ऐसे हैं जो चिंता पैदा करते हैं और वैक्सीनेशन को लेकर चैलेंजेस बहुत हैं। अभी की तस्वीर को अगर इन आंकड़ों के लिहाज से आप एनालाइज करें एज ए एक्सपर्ट, तो क्या आप बताएंगे देश को? देखिए, हम सब लोग को ये समझना चाहिए कि वैक्सीन लेना खुद हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए नहीं, लेकिन देश के लिए और दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैक्सीन लेने से हम ये बीमारी को रोक सकते हैं। तो ये लेना हमारी एक तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात ये है कि मैं समझ सकता हूं कि बहुत लोगों में कोई डाउट्स थे अभी तक, क्योंकि ये बिल्कुल नई बीमारी है। इसके बारे में हमको ज्यादा कुछ पहले पता नहीं था, और ये गए साल में ही हम बीमारी के बारे में सीख रहे हैं। वैक्सीन भी नया नया है, तो इसके वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों में शंकाएं थी कि ये वैक्सीन से हमको क्या होगा पता नहीं है। लेकिन अभी लोगों को समझना चाहिए कि डेटा बहुत अच्छी तरह से एनालाइज हो गया है पूरी दुनिया में, और इसके बाद हमको पता चलता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनमें से किसी को भी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा है बीमारी के लिए, किसी को भी सीरियस बीमारी नहीं हुई है। तो जिन्हों में डाउट है कि हमको बीमारी हो सकती है, शायद हो सकती है, अगर होगी भी तो एक बहुत ही कम तरह की बीमारी होगी जिससे अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसमें हमको विश्वास रखना चाहिए कि अभी विज्ञान बढ़ रहा है और अभी हम बहुत ही आत्मविश्वास से वैक्सीन ले सकते हैं। तो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर लोगों को विश्वास देखते हुए, लेकिन डॉक्टर अनूप, एक और अफवाह का मैं समाधान आपसे चाहूंगी। देखिए, लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को किडनी की बीमारी है, दिल की बीमारी है, उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए, बचना चाहिए? अगर इस पर भी आप लोगों को क्लियर कर सके तो। बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई पेशेंट्स हमसे आके इसके बारे में डाउट क्लियर करते हैं। जिन पेशेंट्स को किडनी फेलियर है, या वो पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट है, या जिनको और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस में है, उन पेशेंट्स में भी वैक्सीन जो है जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये सेफ है बल्कि बिकॉज ये पेशेंट जो हैं दे आर वेरी एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग द कोविड-19 इन्फेक्शन। तो इन पेशेंट को सबसे पहले, इसलिए हमारी भारत सरकार ने जो लिस्ट बनाई है अब सेकंड फेज में, इसमें इन सभी पेशेंट्स को इंक्लूड किया गया है। किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सबको इंक्लूड किया गया है बिकॉज दीज आर द पेशेंट जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क में है। तो बिल्कुल कोई डाउट अब नहीं रखना चाहिए किसी को। अब जिसको भी हाई रिस्क कैटेगरी में अब वो आते हैं सेकंड फेज में, जाके वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। इससे इनके कॉन्ट्रैक्शन करने का, वायरस कॉन्ट्रैक्शन करने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड होगा, उसकी सिवियरिटी नहीं होगी, उससे कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मन में सवाल है तो ये ठीक है, लेकिन साइंस को सुने, डॉक्टर्स को सुने, तो सवालों के समाधान भी आपको मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को पहले भी कई बार वैक्सीन के सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया था, और आज इसी भरोसे का दूसरा बड़ा सबूत दिया। मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स
ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी, लेकिन विपक्षी दलों ने कई बार कोरोना वैक्सीन और इसके असर पर सवाल उठाए और ये तक कहा कि प्रधानमंत्री सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवाएं ताकि देश के लोगों का भरोसा हो सके। देखिए इस वैक्सीन पर सियासत किस तरह से चली। भारत बायोटेक हो, एस्ट्राजेनेका हो, जो दुनिया की कंपनी हो, आज एक विश्वास आश्वासन दिलाने के लिए मैं तो बल्कि एक सुझाव दूंगा और पॉजिटिव सुझाव है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहली वैक्सीन लगवानी चाहिए कोवैक्सीन भारत बायोटेक की, ताकि जनता में एक विश्वास जागे। अभी तो उनके मुख्यमंत्री साहब वैक्सीन आई नहीं, पिछला दरवाजा पहले ही ढूंढ रहे हैं, कह रहे नहीं मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, पहले जनता लगवाएगी। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी, तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देंगे। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। बंगाल की लड़ाई तेज होती जा रही है, एक के बाद एक बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी भी दमखम से जवाब दे रही है। उधर कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ भी लड़ाई में होने का एहसास दिलाने में जुट गए हैं। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने खींची तलवार। मां माटी मानुष की लड़ाई, कौन पहनेगा ताज? चुनावी संग्राम का तेवर दिखने लगा है। तारीखों के आने के बाद से बंगाल का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर ममता पर करारा वार किया है, तो कांग्रेस, लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी भी सत्ता को चुनौती दे रही है। ममता के खिलाफ बीजेपी के तेवर आक्रामक हैं। बंगाल में कई केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो मुख्यमंत्री भी ममता राज के अंत की हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी की ओर से सबसे नया हमला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। उत्तर 24 परगना में बुजुर्ग महिला पर हमले का आरोप लगाते हुए स्मृति ने ट्वीट किया कि इस मां की पीड़ा और पीड़ा का जवाब पश्चिम बंगाल के मानुष द्वारा दिया जाएगा। आगामी चुनाव में बंगाल की माटी टीएमसी के अत्याचार से मुक्त होगी। मां माटी और मानुष के मंत्र से ही टीएमसी बंगाल में सत्ता तक पहुंची। अब उसी के मंत्र के सहारे बीजेपी का प्रहार हुआ है। वैसे टीएमसी पलटवार कर रही है कि घरेलू हिंसा के शिकार बुजुर्ग महिला पर भी बीजेपी सियासत से बाज नहीं आ रही। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब पीसी नहीं चलेंगे, भाई वो नहीं चलेंगे, इसलिए मामा आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी ममता को घेरने पहुंच चुके हैं। अन्याय और अत्याचार की हत्या कर दी है टीएमसी ने, जनता के सारे हक खा रहे हैं। तोलाबाजी, टैक्स कट मनी, ये शब्द मैंने ही आके सुने। ये गरीब का राशन तक खा जाते हैं, आपदा के लिए आए तिरपाल खा जाते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आने देते। ममता के लिए सिर्फ बीजेपी ही चुनौती नहीं, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन भी अब खुलकर सामने आ गया है। इस गठबंधन को फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का साथ भी मिल गया है, जो 30 सीटों पर दावा ठोंक रहे हैं।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर भी कांग्रेस अगर क्लियर नहीं कर रहे, इसलिए हमने बोला है आपका पोजीशन क्या है, क्लियर कर दीजिए, जोट करना है या नहीं करना है। देव के साथ तो हो गया है। वो जो हमारे जो चेयरमैन है नौशाद सिद्दीकी, उसके ऊपर जिम्मेदारी दिए हैं, वो भी बात चल रही है। इन तमाम सियासी हलचलों और आरोप प्रत्यारोपों ने बंगाल के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। हावड़ा से वैद्यनाथ झा और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा आज तक। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट सभी मैदान में डट गए हैं। सियासी घमासान चरम पर है तो राजनीतिक हिंसा की वारदातें बढ़ गई हैं। तो पुरानी हुई बाहरी की लड़ाई, पुरानी हुई धर्म पर भी खिंचाई, अब बंगाल के रण में रिश्तों की रार है, हाहाकार है। ममता ने बेटी वाले कैंपेन जारी रखते हुए सोचा भी नहीं था कि बीजेपी उसके जवाब में महिला नवरत्न उतार देगी। ममता को बंगाल में बैकफुट पर लाने के लिए बीजेपी ने सारे तीर तुक्के आजमा लिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी के चुनावी रथ के सारथी बने थे। इस रथ यात्रा से पहले शिवराज सिंह चौहान मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया और उसके बाद नारा दे दिया, 2 मई दीदी गई। खेला हिंसा के कर रहे हैं और हिंसा का खेला अब खत्म होगा। 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा कि वो हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहती हैं, मगर अब की बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। पहले कोई कहता था कि हम लोकसभा के चुनाव में 2019 में 40% से ज्यादा वोट प्राप्त कर लेंगे। अब तब से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और शानदार बहुमत प्राप्त करेगी। 200 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब शिवराज सिंह चौहान रथ यात्रा कर रहे थे, उसी समय कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान पर वाम दल, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट की रैली चल रही थी। इस रैली में कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका नहीं थे, मगर सीपीएम की ओर से येचुरी ने आह्वान किया कि बंगाल की जनता टीएमसी और बीजेपी को बंगाल से उखाड़ फेंके। आज बंगाल की मुक्ति के लिए भाजपा से, इस सांप्रदायिक ताकतों से और उनको यहाँ पे पनपने ना दें। अगर इसके लिए जरूरी है तृणमूल कांग्रेस को भी हटाना, बिना उसके भाजपा को यहाँ पर आप रोक नहीं सकते हैं। इस गठबंधन पर भी शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली। ना गठ का पड़ेगा ना बंधन का पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का। मोदी जी के पीछे पूरा बंगाल खड़ा हुआ है। बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी समर और जबरदस्त हो गया है। चारों ओर से जोर आजमाइशें चल रही हैं, बयान के बाण चल रहे हैं। देखना यह होगा कि सत्ता के इस युद्ध में बंगाल की जनता किसे सिंहासन पर बिठाती है। आज तक ब्यूरो।